बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है हमारे साथ HIV वायरसेस। HIV वायरसेस किस चैप्टर का एक पार्ट है? इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो कि हमने स्टार्ट कर चुके हैं। उसका पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब पार्ट सेकंड हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे साथ क्या है? HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरसेस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरसेस फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हुई थी। फर्स्ट टाइम जो जिसने आइडेंटिफाई किया था, तो वो कहाँ पे हुई थी? 1981 में USA, यूनाइटेड स्टेट कंट्री में ये क्या हुई थी? ये आइडेंटिफाई हुई थी। और ये उन लोगों में होती है जो कि होमोसेक्सुअल हो। होमोसेक्सुअल का क्या मतलब है? यानी फीमेल टू फीमेल लवर और मेल टू मेल लवर, जो फीमेल टू फीमेल सेक्स लवर्स होते हैं या मेल टू मेल सेक्स लवर्स होते हैं, तो उन लोगों में जो डिजीज़ अकर होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम HIV कहते हैं। ये ज़्यादातर इसी तरह से होता है। इन 1983 फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर नेम्ड, और फिर 1983 में एक फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर आया और उसने इन्वेस्ट किया। इसका जो नेम है, उसको उसने इन्वेस्टिगेट किया कि इसका नेम जो है ना, इसको हम लिम्फाडेनोपैथी भी कह सकते हैं। लिम्फाडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरसेस, ये एक ऐसी डिजीज़ होती थी जिसमें लाइम्फ नोड डिजीज़, मतलब लाइम्फ नोड की डिजीज़ होती थी। लाइम्फ नोड की डिजीज़ कैसे होती थी? जो लाइम्फ नोड्स हैं हमारे, तो उसमें उसकी साइज़ में चेंजेस आ जाती थी, उसके कंसंट्रेशंस में, उसकी कंसिस्टेंसी में ज़्यादा चेंजेस आ जाती थी। तो इसको हम क्या कहते थे? इसको हम कहते थे लिम्फाडेनोपैथी। और इसको क्यों लिम्फाडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस कहा गया, जो LAV वायरस है? इसलिए क्योंकि HIV भी LEV वायरस की तरह HIV में भी लिम्फ की जो साइज़ है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, और लिम्फ की जो कंसिस्टेंसी है, लिम्फ नोड्स की जो कंसिस्टेंसी है, उसमें भी चेंजेस आ जाती है। तो उन लोगों ने, इसलिए जो फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर है 1983 में, इसलिए उसने इसको ये नाम दिया कि ये LEV वायरस है। In 1984, virus was isolated by Gallo and Kawarkar। 1984 में फिर दो साइंटिस्ट आए, एक था गेलो, एक था कवर्कर, फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड यूनाइटेड स्टेट, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का था। और वो इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट का एक इंस्टीट्यूट है। वहाँ के दो आइसोलेटेड बंदे आए, जो कि उन लोगों ने क्या दिया? इसको एक नाम दिया। दे नेम्ड ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस 3, HTLV3। उन लोगों ने नाम दिया कि ये ह्यूमन के टी सेल जो होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, यानी ये क्या है? टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरसेस है, और 3 भी इसके साथ दिया। फिर 1987 में उसको नाम दिया AZT के फर्स्ट ड्रग्स। इसके लिए क्या किया? इसके लिए एक फर्स्ट ड्रग, इसके ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट ड्रग 1987 में तैयार किया गया। और उस ड्रग को फर्स्ट टाइम जब अप्रूव किया, तो वो किस नेम से था? AZT के नेम से था। AZT का मतलब है इज़िरोथाइमिडीन के नाम से एक मेडिसिन आया था, और उसको इन लोगों ने अप्रूव किया एज अ ट्रीटमेंट ऑफ एड्स इन 1987। Thailand was the first country in the SEAR to report a case of AIDS in 1984। थाईलैंड एक फर्स्ट कंट्री थी जो कि कहा की थी, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में फर्स्ट टाइम जो केस आया था, एड्स की रिपोर्ट्स आई थी। तो वो कब आई थी? 1984 में थाईलैंड की कंट्री से एक रिपोर्ट आई थी एड्स की। इन 1986 और फिर 1986 में a new strain of HIV was isolated in West African patients with AIDS, which is called HIV-2। और फिर 1986 में एक न्यू स्ट्रेन आया। एक न्यू स्ट्रेन का क्या मतलब है? एक न्यू लेयर आया, एक न्यू मॉडल आया, या एक न्यू लेयर भी हम कह सकते हैं कि एक न्यू लेयर आया या एक न्यू सब स्ट्रेन आया। किस चीज़ का?
HIV वायरस का, जिसको फिर एड्स का नाम दिया। और ये कहाँ पे आया था, या इसको HIV-2 नाम भी दिया था। और ये एक अफ्रीकन, जो अफ्रीका के पेशेंट से, वहाँ पे एक पेशेंट आया था और उसको एड्स हुई थी। तो वहाँ से 1986 में जो सेकंड लेयर ऑफ HIV आई थी, तो वो वहाँ से आई थी। In May 1986, International Committee on Taxonomy gave a new name called Human Immunodeficiency Viruses। और फिर 1986 में इंटरनेशनल कमेटी बैठ गई, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी वो कमेटी होती है जो कि क्लासिफिकेशन करती है हर चीज़ के, हर मेडिसिन के या हर ग्रुप के वायरसेस को एक नाम देते हैं, जिसकी क्लासिफिकेशन किया। और इसको क्या नाम दिया, इसको नाम दिया ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी viruses, HIV। Since its identification, HIV AIDS is a devastating disease and mankind। और फिर हमारे साथ जो इस वायरस की आइडेंटिफिकेशन हो गई, तो ये एक HIV वायरस बन गई, एक एड्स वायरस बन गई। और ये एक डिवेस्टेटिंग, यानी ये एक तबाहकुन बीमारी की एक मैनकाइंड हो गई, यानी ये एक तबाहकुन बीमारी बन गई ओवरऑल कहाँ पे, सारे वर्ल्ड वाइड में। अगर हम इसकी एटियोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस, साइज इसकी क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी की जो वायरसेस है उसकी साइज है 1/10,000 ऑफ अ मिलीलीटर इन डायमीटर। ये 1/1 to 10,000 मिलीलीटर इन डायमीटर है। इट इज़ अ प्रोटीन कैप्सूल, ये एक प्रोटीन कैप्सूल से बना हुआ, कंटेनिंग 2 शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल RNA एंड एंजाइम। ये एक प्रोटीन स्ट्रैंड से बना हुआ एक क्या होता है, एक मटेरियल होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल से बनते हैं, और जिसमें क्या होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं RNA की, यानी ये RNA वायरस है। एंड एंजाइम्स, और एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीएस हो गए या इंटीग्रेट्स हो गए या ट्रांसक्रिप्टेस हो गए, ये एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, एक है HIV-1 एंड एक है HIV-2। HIV-1 काज होती है, कहाँ पे काज, मोस्ट HIV इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड होती है। जो HIV-1 इन्फेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है, हर जगह पे हो सकती है। लेकिन जो HIV-2 इन्फेक्शन है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ जो वेस्ट अफ्रीका के लोग हैं वहाँ पे ये इन्फेक्शन प्रेजेंट है। ये आप लोग देख सकते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस का एक डायग्राम दिखाया गया है। इससे कुछ एनवेलप, ये आप लोग देख सकते हैं प्रोटीन एनवेलप इसके इर्द गिर्द जो सराउंड हुआ है। ये जो अंदर है ये क्या है, मैट्रिक्स प्रोटीन है, ये रेड कलर का मैट्रिक्स प्रोटीन है। इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का फंक्शन ये होता है कि ये वायरल RNA को कन्वर्ट करती है वायरल DNA में। और जो ये देखो, ये आप लोग देख सकते हैं, ये RNA के इर्द गिर्द होते हैं, तो ये वायरल RNA को कन्वर्ट करती है वायरल DNA में। फिर ये आप लोग देख सकते हैं, ये दूसरा प्रोटीन है, प्रोटीन प्रोटीएस है, और ये क्या है, इंटीग्रेस प्रोटीन है। प्रोटीन जो इंटीग्रेस प्रोटीन है उसका फंक्शन ये होता है कि वो DNA को इंसर्ट करती है, किस चीज़ में, होस्ट के DNA में। इस DNA जो वायरल DNA है उसको इंसर्ट करती है होस्ट के DNA में, यानी ह्यूमन के DNA में। और जो प्रोटीएस है उसका फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन की प्रोडक्शन करती है, यानी ये लेयर्स बनाती है। स्ट्रक्चर ऑफ HIV। अब HIV वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है, एनवेलप, जैसे कि हमने बताया कि एक एनवेलप इससे सराउंड होते हैं, जो कि RNA रेट्रोवायरसेस का एनवेलप बना हुआ होता है। स्पेरिकल 120 nm इन डायमीटर, इसकी जो डायमीटर है तो वो कितनी है, वो 120 nm है। और इसका जो शेप है वो स्पेरिकल है, ये आप लोग देख सकते हैं, एक स्पेरिकल शेप का बना हुआ एक वायरस है। Envelope protein make the spike on the membrane, ये भी आप लोग देख सकते हैं, इस पे स्पाइक बने हुए होते हैं। ये एक स्पाइक है, ये एक स्पाइक है, ये दूसरा स्पाइक है। इस तरह से इसके मेम्ब्रेन पे बने हुए कुछ स्पाइक्स होते हैं। एनवेलप, जो एनवेलप है इससे
कुछ कॉनिकल कैप्सिड, ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरह के कैप्सिड इससे सराउंड हो गए हैं। कैप्सिड होते हैं तो इसका ये एक साइड जो है ना वो तंग होता है और ऊपर का साइड जो है ना वो थोड़ा बड़ा होता है, तो इसको हम इसलिए क्या कहते हैं, कॉनिकल कैप्सिड्स कह सकते हैं। तो एनवेलप जो है ना इसके कॉनिकल कैप्सिड्स की शक्ल में होता है। इलेक्ट्रॉन डेंस कोर्स, जो इलेक्ट्रॉन है वो डेंस कोर्स होते हैं। 2 कॉपीज ऑफ द सिंगल आरएनए, 2 कॉपीज ऑफ सिंगल आरएनए प्रेजेंट होती है, आप लोग देख सकते हैं। 2 कॉपीज ऑफ सिंगल आरएनए मिड में प्रेजेंट है, ये एक है और ये दूसरा है। फिर क्या है, हैज एंजाइम्स, जिसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने बात की कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट है, एंटीग्रेज प्रेजेंट है एंड प्रोटीएज प्रेजेंट है। हैज 3 स्ट्रक्चर प्रोटीन, इसके 3 स्ट्रक्चर प्रोटीन है, एक है गेग, एक है फोल, एक है इन्फ। स्ट्रक्चर जीन्स, इसमें 3 स्ट्रक्चर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एक है गेग, एक है फोल एंड एक है इन्फ। जो फोल होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये रिप्रोड्यूस करता है सेल को। दूसरा जो गेग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में फंक्शन करता है, और जो इन्फ है तो वो HIV हेल्प करती है ताकि जो होस्ट है उसमें इंसर्ट हो जाए, इस HIV की हेल्प करती है होस्ट में इंसर्ट होने के लिए। फिर हैज LTR का मतलब है लॉन्ग टर्मिनल रिपीट। लॉन्ग टर्मिनल रिपीट को जेनेटिक जीन्स को रेगुलेटरी करने के लिए कुछ और भी ये प्रेजेंट्स होते हैं प्रोटीन, जिसको हम RU एंड निक भी कहते हैं। RU एंड निक का फंक्शन ये होता है कि ये वायरस की जो एक्सप्रेशन है एंड वायरस की जो प्रोडक्शन है तो उसको क्या रखती है, उसको स्टिमुलेट रखती है। फिर हमारे साथ है रिजर्वायर। वंस अ पर्सन गेट इन्फेक्टेड, अगर एक बार एक बंदा इन्फेक्टेड हो गया इस वायरस के, HIV वायरस का इन्फेक्टेड बन गया, तो फिर उसके बॉडी में वो लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए रह जाता है। एंड द पर्सन इज अ सिम्टमलेस कैरियर फ्रॉम ईयर बिफोर द सिम्टम एक्चुअली अफेयर। अगर जो पर्सन होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, वो ईयर्स तक जो है ना वो सिम्टमलेस रहता है, उस पे कोई सिम्टम साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते, और बाद में कुछ ईयर्स बाद जो है ना उस पर्सन पे साइन एंड सिम्टम एक्चुअली अफेयर हो जाते हैं, तब उसके लास्ट स्टेजेस होते हैं। HIV वायरस का एड्स बन गया होता है, वो एड्स बन गया होता है, और जब वो एड्स बन जाता है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल है, उसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं है। फिर ट्रीटमेंट है सिर्फ उसके जो टाइमिंग है वो हम क्या कर देते हैं, लॉन्ग कर देते हैं, ताकि जो इंसान है वो कुछ अरसा और भी जी ले, लेकिन उसका ख़त्म होने का और चांसेस नहीं है, फिर उस वायरस को ख़त्म करने का कोई चांसेस है ही नहीं। द वायरस इज फाउंड इन ग्रेट कंसंट्रेशन इन ब्लड। जो वायरस है, ये जो वायरस है ये क्या कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये ज़्यादातर जो ग्रेट कंसंट्रेशन है इसका ये ब्लड में होती है, तो इसलिए ये ब्लड टू ब्लड कंटेक्ट जल्दी से कास हो सकती है या इन्फेक्ट हो सकती है, एक बंदा दूसरे बंदे से ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट में इन्फेक्ट हो सकती है। CSF में प्रेजेंट होती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स में ये प्रेजेंट होते हैं एंड सीमन में प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी जो ग्रेटेस्ट ये MCQs के लिए आप लोग याद रखें कि जो ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन है किस चीज़ का, HIV वायरस का या एड्स का, तो वो कहाँ पे है, ब्लड में है, CSF में है एंड सीमन में है। लो कंसंट्रेशन है बीन फाउंड इन टीयर्स, इसका जो लो कंसंट्रेशन है वो टीयर्स में होता है, यानी ये टीयर्स से भी कभी कभार पास ट्रांसफर हो सकती है। सलाइवा में होती है, ब्रेस्ट मिल्क में होती है, यूरिन में होती है, सर्विकल्स में होती है एंड वेजाइनल सिक्रीशन, जो वेजाइनल सिक्रीशन होती है तो उसमें भी ये प्रेजेंट होती है। Also isolated from brain tissues, ये brain tissues में भी पाए जाते हैं, तो ये ब्रेन टिश्यूज में भी होते हैं, लैम्प नोड्स में भी होते हैं एंड बोन मैरो में भी ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड स्किन में भी होते हैं। हर बॉडी के हर एक पार्ट में ये प्रेजेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देती है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है और खुद ही अफेयर हो जाती है बॉडी में, तो ये बॉडी को फिर तबाह कर देती है। हाउएवर ओनली ब्लड एंड सीमन आर नॉन एज टू ट्रांसमिट टू वायरसेस। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि फिर जो ट्रांसमिशन ऑफ इस वायरस की होती है तो उसकी ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ ब्लड से हो सकती है और सीमन से हो सकती है, और कुछ से भी नहीं होते, यानी सलाइवा, टीयर्स या सलाइवा वगैरह से इसकी ट्रांसमिशन नहीं होती, बल्कि सिर्फ सीमन से एंड ब्लड से हो सकती है।
HIV एंड बॉडी फ्लूइड, ये आप लोग देख सकते हैं। HIV जो बॉडी फ्लूइड्स है उस पर डिवाइड किया है। ये MCQs में आ सकते हैं, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ब्लड है उसमें 18,000 तक ट्रांसमिशन की चांसेस है, 18,000 तक HIV प्रेजेंट होते हैं, HIV वायरस प्रेजेंट होते हैं। फिर सीमन में 11,000 तक, विजाइनल फ्लूइड में 7,000 तक, इम्नियोटिक फ्लूइड जो इम्नियोटिक फ्लूइड्स होते हैं जो बेबी के लिए जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं तो उसमें 4,000 और सलाइवा में 1% ये प्रेजेंट है HIV वायरस। एवरेज नंबर ऑफ HIV पार्टिकल इज 1 ml ऑफ दिस बॉडी फ्लूइड, और एवरेज जो नंबर है वो क्या है HIV वायरस का, वो 1 ml है इस बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए, इस बॉडी फ्लूइड में जो प्रेजेंट होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं एक HIV इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसका T सेल कैसे ये तबाह कर देती है। तो पहले HIV वायरस आया है, ये T सेल है हमारे साथ, ये HIV वायरस है, ये इस पे आया है तो इस पे इस तरह से लग गया है। अगर ये सेल जो है ना, ये इम्यून सिस्टम जो T सेल्स है, अगर इसने इसको ख़त्म नहीं किया टाइम के साथ जल्दी ही, तो ये बहुत जल्द ही डिवाइड हो सकता है और इस तरह से ये T सेल को इस तरह से खराब करके अपना सेल बना सकता है और वायरस जो है ना वो अपना रिप्रोडक्शन इस तरह से बहुत जल्दी कर सकता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारे जो ब्लड है उसमें ब्लड से ज़्यादा वायरसेस प्रेजेंट होते हैं। फिर HIV लाइफ साइकिल। अब HIV के लाइफ साइकिल क्या है? HIV बाइंड्स टू द T सेल, जैसे कि हमने ऊपर देख लिया डायग्राम में कि HIV कैसे बाइंड्स होता है जो T सेल्स है उसके साथ। और T सेल हमारा क्या है? इम्यून सिस्टम है। जब वो T सेल्स के साथ बाइंड होता है तो फिर वायरल RNA इज रिलीज्ड इनटू द होस्ट सेल। वायरल RNA जो है ना ये उसके बाद रिलीज हो जाती है हमारे होस्ट सेल में, हमारे ब्लड सेल्स में ये रिलीज हो जाती है, इंसान के ब्लड सेल में ये रिलीज हो जाती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स कन्वर्ट वायरल RNA इनटू वायरल DNA, जैसे कि हमने बात की कि यहाँ इसके साथ कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम ये होता है कि ये वायरल RNA को कन्वर्ट करती है वायरल DNA में। वायरल DNA एंटर होती है T सेल्स में, और जब वो T सेल्स में एंटर होती है, T सेल्स के न्यूक्लियस में एंटर होती है एंड इंसर्ट इटसेल्फ इनटू द T सेल DNA, और वहाँ पे अपना T सेल DNA बना देती है। जब वहाँ पे अपना T सेल DNA बनाती है, द T सेल बिगिन टू मेक कॉपीज ऑफ द HIV कंपोनेंट्स, तो वहाँ पे कुछ कॉपीज बन जाते हैं। T सेल जो है ना वो स्टार्ट कर लेती है, मतलब वो आप ऑटो इम्यून डिफिशिएंसी हो गई, यानी हमारा इम्यून सिस्टम अब खुद ही जहरीला बन गया और खुद ही अब HIV के कॉपीज बनाएंगे और HIV वायरस हमारे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। प्रोटीएज हेल्प क्रिएट न्यू वायरस पार्टिकल। प्रोटीएज का काम क्या होता है? ये न्यू वायरस पार्टिकल्स क्रिएट करती है, जल्दी जल्दी से न्यू वायरस बनाते हैं जो कि HIV के वायरस होते हैं। द न्यू HIV वायरन इज रिलीज फ्रॉम द T सेल, और वही HIV वायरन जो न्यू बनाते हैं तो वो फिर T सेल्स के से रिलीज हो जाते हैं और T सेल्स को जहरीला करके उसके कॉपी बना देती है। और जब कॉपी बन जाती है तो बहुत सारे HIV वायरस हमारे बॉडी में बन जाते हैं और हमारी बॉडी को फिर उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके उसको ख़त्म कर देती है और बॉडी पे ये खुद ही क्या हो जाती है? ताकतवर बन के बॉडी पे इफेक्ट करना शुरू। ये एक डायग्राम के जरिए हमें दिखाया गया है कि HIV का जो लाइफ साइकिल है वो आप लोग देख सकते हैं। पहले एक वायरन आता है, एक वायरस आता है, HIV वायरस है, ये इसके साथ बाइंड हो गया, इस प्रोटीन सिंथेसिस के साथ या प्रोटीन लेयर के साथ बाइंड हो गया, तो इससे जो ये पार्ट है ये एंटर हो गया। अब ये एंटर हो के कहाँ गया? ये आप लोग देख सकते हैं अनकोटेड हो गया। अनकोटिंग के बाद ये चला जाएगा इस होस्ट में। अब होस्ट में आ गया है तो होस्ट के बाद ये इस तरह से इसका जो वायरस है वो चला जाएगा और ये T सेल पे लगा जाएगा और T सेल के बाद ये अपनी कॉपीज बनाएगा। तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए पहला जो हमारा फर्स्ट ड्रग इंटरवेंशन होगा तो वो क्या होगा? ब्लॉक बेंडिंग को, इसके बेंडिंग को हम ब्लॉक करेंगे। ये बाइंड हो गए हैं तो इसके बेंडिंग को हम ब्लॉक करेंगे। अगर वायरस यहाँ से गुजर गया है तो फिर इसको अनकोटिंग से क्या करेंगे? इसका जो अनकोटिंग प्रोसेस है उसको इनहिबिट करेंगे, उसको रोक देंगे, उसको खत्म कर देंगे। अगर इससे भी वायरस पास हो गया
तो फिर हम क्या करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करेंगे ताकि जो आरएनए है उसको डीएनए में कन्वर्ट न कर दे। तो उसको अगर वो वहाँ से भी पास हो गया वायरस, तो फिर हमारा जो 4th नंबर इंटरवेंशन होगा तो वो ये होगा कि हम अरेस्ट करेंगे ट्रांसलेशन को। अगर ट्रांसलेशन भी हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, प्रोटीन मॉडिफिकेशन को बंद करेंगे या स्टॉप करेंगे। अगर प्रोटीन मॉडिफिकेशन भी हो गया है और बहुत सेवेयर केस में चला गया है ये एचआईवी वायरस, तो फिर हम क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे असेंबली ऑफ द एचआईवी को। मतलब ये जब असेंबली बनाती है तो उसको हम इनहिबिट करेंगे ताकि असेंबली न बन जाए। अगर वहां से भी चला गया है तो फिर हम बडिंग को इनहिबिट करेंगे। अगर बडिंग को भी इनहिबिट नहीं किया तो इसका मतलब ये है, ये हमारे साथ एक लास्ट स्टेज होता है बडिंग को इनहिबिट करना। अगर ये भी इनहिबिट नहीं हुआ तो बंदा हमारे हाथों से चला जाता है। पैथोजेनेसिस ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। अब एचआईवी इन्फेक्शन का पैथोजेनेसिस कैसे होता है तो ये आप लोग देख सकते हैं। CD4 सेल्स आते हैं, फिर अनकोटिंग उसकी होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए डीएनए बन जाती है और डीएनए के बाद फिर क्या होता है, उसकी बडिंग होती है। जैसे कि हमने डायग्राम के जरिए से बताया कि बडिंग को अगर हमने नहीं रोका तो क्या हो सकता है, ये हमारे साथ लास्ट स्टेज होता है, एड्स का स्टेज होता है, जो साइटोपैथिक फेस होता है या जो मतलब एड्स का फेस होता है, इसमें फिर कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब फिर इसकी ट्रीटमेंट करना इम्पॉसिबल बन जाता है। हाई रिस्क ग्रुप। अब कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो कि हाई रिस्क है एड्स को, तो फर्स्ट हमारे साथ एज पे डिपेंड करता है, जो कि सेक्सुअली एक्टिव पीपल होते हैं, यानी 20 से लेकर 49 एज तक जो लोग होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उसको हाई रिस्क है क्योंकि वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो लोग, और इस दौरान फिर ये हाई रिस्क बन जाता है। हाई रिस्क ग्रुप मेल होमोसेक्सुअल जैसे कि मतलब मेल टू मेल अट्रैक्शन या फीमेल टू फीमेल अट्रैक्शन, तो ये भी हाई रिस्क है किस चीज़ का, एक एचआईवी के लिए ये भी एक हाई रिस्क है। या ड्रग एब्यूज़र होगा, आईवी ड्रग एब्यूज़र, तो आईवी ड्रग एब्यूज़र कैसे हाई रिस्क में है, आईवी ड्रग एब्यूज़र फिर नीडल को नहीं देखते कि ये यूज़ हुआ है ये नीडल, या ये नीडल जो है ना ये ठीक है कि नहीं, या ये किसी एचआईवी पेशेंट ने एक दफ़ा एडमिनिस्टर किया है और वही नीडल वो उठाता है और खुद में उसके ज़रिए से ड्रग क्या करती है, आईवी के ज़रिए ड्रग इंजर्ट करती है, तो इससे भी कास हो सकती है। फिर हमारे साथ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसिपिएंट। अगर कोई पेशेंट है हमारे साथ एनेमिक है तो उसके लिए अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे और वो ब्लड हम ऐसे पेशेंट से लेंगे जिसको ऑलरेडी उसके ब्लड में फर्स्ट स्टेज पे एचआईवी प्रेजेंट है, लेकिन उसका फर्स्ट स्टेज है, अभी तक साइन एंड सिम्टम नहीं आए हैं और हमने वो टेस्ट नहीं किया है, तो उससे क्या हो सकता है, वही फर्स्ट स्टेज का जो वायरस है वो उसके बॉडी में चले जा सकते हैं और उसको भी वायरस हो सकती है, यानी एचआईवी कास हो सकती है। होम्योपैथिक लोग होते हैं, हीमोफिलिक का मतलब क्या है, यानी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जो हीमोफिलिक है, तो उन लोगों की भी हो सकता है जिसको ब्लीडिंग की डिसऑर्डर होती है, यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो वो भी क्या हो सकती है, यानी अपने आप को और ब्लीडिंग लगाना, जैसे कि एनीमिक पेशेंट्स हो गए या ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह, तो उसको भी हो सकती है, हाई रिस्क है क्योंकि उसको भी ब्लड की ज़रूरत होती है और ब्लड हम जब एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि इस पेशेंट को कहीं एड्स तो नहीं है और वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं, तो ये भी हाई रिस्क है। एंड पेशेंट हैविंग एसटीडीएस का क्या मतलब है, ट्रांसमिशन एसटीडीएस सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज, और ज़्यादातर ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जैसे कि गोनोरिया वगैरह हो गए, तो उससे भी हाई रिस्क हो सकती है एड्स की। एचआईवी ट्रांसमिशन। अब एचआईवी ट्रांसमिशन कैसी होती है, तो हमने जैसे कि बताया कि ब्लड के ज़रिए होती है। एचआईवी एंटर टू द ब्लड स्ट्रीम, एचआईवी जो है ना वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। अगर ओपन कट ब्रिक इन द स्किन, अगर कोई ओपन कट लगा हुआ है स्किन पे तो उससे ट्रांसमिशन हो सकती है। म्यूकस मेम्ब्रेन से भी ट्रांसमिशन हो सकती है। डायरेक्ट इंजेक्शन से, अगर नीडल जो है ना वो खराब है, एक बार एडमिनिस्टर किया है एचआईवी के पेशेंट को, दोबारा से हम किसी दूसरे पेशेंट को एडमिनिस्टर करते तो इससे भी ट्रांसमिशन हो सकती है। एचआईवी इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय causal non-sexual contact as may occur at work, school or home। बाकी नॉन सेक्सुअल कंटेक्ट से, यानी वर्क प्लेस पे यानी बिजनेस प्लेस पे
या डिजीज़ में या स्कूल प्लेस पे या होम में किसी को ये इस तरह कंटेक्ट से, नॉन सेक्सुअल कंटेक्ट से काज नहीं होती, बल्कि सेक्सुअल कंटेक्ट से काज हो सकती है, इंजेक्शन से काज हो सकती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से काज हो सकती है, एंड ओपन कट्स, अगर स्किन पे कोई ओपन कट्स लग गए और उसकी ब्लड आपकी बॉडी में एंटर हो गई तो तब भी ये काज हो सकती है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन, अब रूट ऑफ ट्रांसमिशन कौन कौन से है? तो सेक्सुअल कांटेक्ट है फर्स्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट में हमारे साथ क्या आते हैं? मेल टू मेल सेक्सुअल अट्रैक्शन हो गए, या मेल टू फीमेल और विस वर्सा, मेल टू फीमेल कांटेक्ट हो गया, अट्रैक्शन हो गया, तो इससे फीमेल टू फीमेल कंट्रैक्शन अगर आ गया तो इस तरह से भी सेक्सुअल कांटेक्ट से भी क्या हो सकती है? HIV काज हो सकती है। फिर हमारे साथ है ब्लड एक्सपोजर। ब्लड एक्सपोजर में क्या आते हैं? इंजेक्टिंग ड्रग यूज़, अगर ड्रग यूज़ को हम किसी नीडल को श्रिंक करें और वही नीडल हम किसी दूसरे पेशेंट को लगाए और एक पेशेंट इन्फेक्टेड तो दूसरों की भी लग सकता है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट, जो ब्लड प्रोडक्ट्स मतलब ब्लड, जो भी ब्लड अगर पेशेंट को हम ट्रांसमिट करते हैं या अगर किसी पेशेंट को किसी नीडल से श्रिंक करते हैं तो फ्रैक वगैरह से भी लग सकते हैं। पेरेंटल में क्या आते हैं? तो इसमें आते हैं कि अगर मदर टू बेबी ब्रेस्ट फीडिंग, ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू बेबी, मदर से बेबी को ट्रांसफर हो सकती है जब वो लैक्टेशन के दौरान हो। लैक्टेशन मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी क्या मदर से बेबी को काज हो सकती है। ऑक्यूपेशन ट्रांसमिशन में हमारे साथ क्या आते हैं? अगर हेल्थ केयर वर्कर है, कोई डॉक्टर है, कोई पेशेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई हेल्थ केयर वर्कर है, तो वो अगर ब्लड लेता है, किसी इंजेक्शन लगाता है या जो भी काम करता है वहाँ हॉस्पिटल में, अगर ब्लड कांटेक्ट आ गया उस पेशेंट के साथ तो क्या हो सकती है? हॉस्पिटल स्टाफ को, हॉस्पिटल हेल्थ केयर वर्कर को, लेबोरेटरी वर्कर को भी ऑक्यूपेशनली ट्रांसमिशन हो सकती है HIV की। अदर रूट क्या है? अदर रूट में हमारे साथ आते हैं ऑर्गन ट्रांसमिशन। अगर कोई ऑर्गन हम ट्रांसमिट करते जैसे कि किडनी ट्रांसमिशन हो गए, लिवर ट्रांसमिशन हो गए, तो अगर एक पेशेंट को इन्फेक्टेड ऑलरेडी और उसका लिवर हम इस पेशेंट को लगाए तो क्या हो सकता है? वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। या नीडल फ्रिक से भी हो सकता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऐसा होता है कि अगर इनफर्टाइल वुमेन है तो उसमें हम सीमन को इंसर्ट करते हैं, सीमन को एडमिनिस्टर करते हैं उसकी उम्मीद के लिए कि अब तुम फर्टाइल बन सकती हो, वो फर्टाइल बन सकती है। तो इस प्रोसेस को अगर वो सीमन ऐसे बंदे से हमने लिया है जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है HIV का, तो इससे भी काज हो सकती है HIV इन्फेक्शन या HIV ट्रांसमिशन हो सकती है। नीडल फ्रिक से भी हो सकती है, अगर नीडल फ्रिक हो गया तो उससे भी काज हो सकती है। अब हमारे साथ दूसरा आता है एड्स। एड्स क्या है? अगर ये HIV सिंड्रोम को या HIV वायरस को हमने इनिशियल स्टेज में नहीं रोका, इनिशियल स्टेज में इसको नहीं रोका, तो फिर ये एक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो सकती है जिसको हम क्या कहते हैं? एड्स कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी वायरसेस या एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम is a disease of the human immune system caused by the human immunodeficiency viruses। ये एक ऐसा डिजीज होता है या एक ऐसा सिंड्रोम होता है जो कि काज होती है HIV वायरस से। The infection cause progressive destruction of the cell mediated immune system। ये इन्फेक्शन जो है ना, ये इसकी फर्दर प्रोग्रेशन या इसकी काजेस जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है वो कहाँ पे होती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेल इमीडिएटेड इम्यून सिस्टम में होती है। प्राइमरी बाय एलिमिनेटिंग CD4 प्लस T हेल्पर सेल या T हेल्पर लिम्फोसाइट, जिसके ज़रिए से क्या हो जाती है? अगर हम CD4 या T हेल्पर सेल को एलिमिनेट करे, उसको ख़त्म किया जाता है इस दौरान, तो क्या हो सकता है? एड्स बन जाती है। एड्स HIV जो है ना उससे एड्स बन सकती है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम इज द फाइनल स्टेज ऑफ HIV डिजीज। ये एक फाइनल स्टेज होता है जिसमें T सेल्स, T हेल्पर सेल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और अब इम्यून सिस्टम जो है ना उस पर ये बहुत ताकतवर बन गया है। ये जो एड्स है या HIV है वो बहुत ताकतवर बन गई है
और हमारी बॉडी जो है ना इसके खिलाफ कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको ख़त्म किया है, तो इस दौरान इसको हम फिर क्या कह सकते हैं, एड्स कह सकते हैं। विच कॉज सवेयर डैमेज टू द इम्यून सिस्टम, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम जो है ना उसको सवेयरली डैमेज करती है, बिल्कुल भी ख़त्म कर देती है। एयरलियर 4 स्टेजेस क्लासिफिकेशन, अब इसकी क्लासिफिकेशन 4 स्टेजेस में हो गए हैं। एक है हमारे साथ इनिशियल स्टेज, जो इनिशियल इन्फेक्शन स्टेज होता है। फिर हमारे साथ दूसरा है, इस स्टेज में हमारे साथ कोई साइन एंड सिम्टम इस तरह से दिखाई नहीं देता, बस जस्ट फ्लू, नॉर्मल जो फ्लू के सिम्टम्स होते हैं उस तरह के सिम्टम्स होते हैं। फिर हमारे साथ दूसरा है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट में ऐसा होता है कि इसमें ये फ्री सिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी इसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते। फिर एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स आते हैं, ARC जिसको हम कहते हैं, ये बिल सवेयर केस होता है जिसमें टी हेल्पर सेल जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। और लास्ट में जो फाइनल स्टेज होता है उसको हम कैंसर या एड्स भी कह सकते हैं। न्यू स्टेजेस ऑफ HIV इन्फेक्शन, ये पहले वाले स्टेजेस थे। अब जो न्यू स्टेजेस आते हैं तो उसमें को हम स्टेज 1 में हमारे साथ प्राइमरी HIV इन्फेक्शन होता है। स्टेज 2 में हमारे साथ HIV एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होता है जिसमें सिम्टम्स नहीं होते। स्टेज 3 में हमारे साथ सिम्टम्स अकर्स हो जाते हैं। और स्टेज 4 में हमारे साथ एड्स बन जाता है, यानी जो इम्यून सिस्टम है उसको सवेयरली डैमेज कर चुके हो। तो आइए स्टूडेंट्स एक एक को डिस्कस करते हैं कि स्टेज 1 में क्या होता है। दिस स्टेज लास्ट फॉर अ फ्यू वीक, ये स्टेज जो है ना ये फ्यू वीक से होता है। इसमें फ्लू लाइक इलनेस होती है, किस चीज़ accompanied बाय अ शॉर्ट फ्लू लाइक इलनेस होती है। डायग्नोसिस ऑफ HIV इन्फेक्शन इज फ्रीक्वेंटली मिस्ड, और इस दौरान जो डायग्नोसिस ऑफ HIV है वो मिस्ड हो जाती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि इसको फ्लू हो गई है तो फ्लू के मेडिसिन देते हैं, लेकिन HIV का जो इन्फेक्शन है उसके रोकने के लिए कोई मेडिसिन नहीं देते। During this stage, there is a large amount of HIV is the peripheral blood, और इस स्टेज पे हमारे peripheral blood में बहुत सारे large amount of peripheral जो HIV वायरस है वो present होते हैं। Immune system begin to respond to the virus by producing HIV antibodies and cytotoxic lymphocytes producing. This stage is known as seroconversion। यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इस HIV के खिलाफ अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है, HIV को रिस्पांस देता है, एंटीबॉडीज बनाते हैं एंड साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, जब हमारे फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं और हमारा जो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो HIV के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनाते हैं एंड साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस दौरान इस स्टेज को या इस प्रोसेस को हम कहते हैं सीरोकन्वर्जन। CD4 क्लस्टर एंड डिफरेंशिएशन फॉर सेल्स। अच्छा, जो CD4 सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 सेल्स होते हैं, एंटी लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो वो क्या होती है, वो नॉर्मल होती है, उसको नॉर्मली काउंट कर देते हैं। अगर इसका टेस्ट भी हम करें तो वो नॉर्मल हमारे साथ आ जाते हैं, यानी उसकी जो लेवल है वो क्या है 500 to 1500 सेल्स पर क्यूबिक हमारे साथ पर क्यूबिक mm हमारे साथ आ जाते हैं, उसका टेस्ट नॉर्मल आता है। लेकिन ये इनिशियल स्टेज है HIV का। फिर हमारे साथ दूसरा स्टेज है जो कि एसिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये है कि इसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, फ्री फ्रॉम मेजर सिम्टम्स होते हैं, और ये स्टेज लास्ट फॉर एन एवरेज ऑफ 10 ईयर, ये 10 ईयर तक होता है, यानी 10 ईयर तक ये स्टेज चलता है। ये एक फ्री फ्रॉम मेजर सिम्टम्स, इसमें कोई मेजर सिम्टम्स नहीं होते। Although there may be swollen glands, और इसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो ग्लैंड्स होते हैं वो swollen बन जाते हैं। People remain infectious and HIV antibodies are detectable in the blood। अब HIV जो एंटीबॉडीज है उसको डिटेक्ट किया है ब्लड में, अगर हमारे बॉडी में HIV इन्फेक्शन प्रेजेंट है, सो एंटीबॉडीज टेस्ट विल बी शो अ पॉजिटिव रिजल्ट। सो हमारी बॉडी का जो एंटीबॉडीज है वो अब एक रिजल्ट शो करेगा कि HIV पॉजिटिव है ये पेशेंट।
सेकंड स्टेज में टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, फर्स्ट स्टेज में नेगेटिव आता है। CD4 सेल्स प्लस T लिम्फोसाइट्स, जो CD4 सेल्स है वो कितने हो गए होते हैं, लिटिल अबव 500, वो 500 से लिटिल अबव होते हैं। अब तो इसका जो CD4 और T लिम्फोसाइट्स है उसको बहुत कम किया है। पहले स्टेज में 500 to 1500 शो करते हैं, फिर लिटिल अबव यानी 500 to 600 तक शो कर देती है। फिर हमारे साथ स्टेज 4 है, स्टेज 3 है। स्टेज 3 जो है ना ये सिम्टोमेटिक स्टेज है, इसमें सिम्टम्स हो जाते हैं यानी सिम्टम्स अकर होते हैं। इम्यून सिस्टम बिकम सेवेरली डैमेज्ड बाय HIV, इसमें जो इम्यून सिस्टम है वो सेवेरली डैमेज हो गया है। द लिम्फ नोड एंड टिश्यू बिकम डैमेज, जो हमारा लिम्फ नोड्स है एंड टिश्यूज है वो भी डैमेज हो गए हैं। HIV म्यूटेट्स एंड बिकम मोर पैथोजेनिक, मोर T हेल्पर सेल डिस्ट्रक्शन। अब जो T सेल्स है उसको डिस्ट्रक्शन किया है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई है तो वो क्या हो गई है, अब वो उसमें DNA की रिप्लिकेशन हो गई है और अब इससे मोर सेल्स बन सकते हैं किस चीज़ का, HIV वायरस का। म्यूटेट्स हो गई है, अब HIV की म्यूटेशन हो गई है, तो अगर म्यूटेशन हो गई है तो मोर सेल्स काज करेगी किस चीज़ की, HIV वायरस की। इम्यून सिस्टम फेल्स एंड सिम्टम्स डेवलप, इम्यून सिस्टम हमारे साथ फेल हो गया है और सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं। इनिशियली मैनी ऑफ द सिम्टम्स आर माइल्ड, इनिशियली जो है ना ये माइल्ड होते हैं ये सिम्टम्स, बट एज द इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयर as the immune system deteriorates the symptom worsen, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम को फर्दर भी ये डैमेज कर देते हैं तो क्या हो जाते हैं हमारे साथ सिम्टम जो है ना वो मोर वर्सन बन जाते हैं, मोर सिम्टम्स हमारे साथ अकर हो जाते हैं। मल्टी सिस्टम डिजीज एंड infections can occur in almost all body system, और मल्टी सिस्टम डिजीज अकर हो जाते हैं, हमारे सारे सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। हमारी बॉडी में मल्टी सिस्टम डिजीज, हर एक डिजीज़ हमें लग जाती है क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डैमेज हो गया है। अब कोई भी डिजीज़ हमें जल्दी से लग सकता है। CD4 सेल्स जो होते हैं या T लिम्फोसाइट्स होते हैं तो वो 200 से 499 तक काउंट हो सकते हैं और टेस्ट हमारे साथ बिल्कुल पॉजिटिव आ जाता है। और T सेल्स को इतना कम किया है, जो नॉर्मल रेंज है वो 500 to 1500 शो करते हैं और अगर कम किया है तो 200 to 499 सेल पर क्यूबिक mm शो करती है। अब जो लास्ट स्टेज है हमारे साथ स्टेज 4, तो वो क्या है, 8 स्टेज है। 8 स्टेज में क्या होता है, इंडिविजुअल डेवलप इंक्रीजिंगली सिवियर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंड कैंसर, इसमें एक सिवियर इन्फेक्शन होता है, कैंसर वाला इन्फेक्शन होता है, बंदे का हालत इस तरह से हो जाता है, ये आप लोग देख सकते हैं। और जो CD4 सेल्स होते हैं तो वो और T लिम्फोसाइट्स तो वो 200 से भी कम बन जाते हैं, उसका सेल बहुत कम हो जाते हैं, यानी इम्यून सिस्टम बिल्कुल डैमेज हो चुका होता है। ये आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ जो इम्यून सिस्टम एंड एंटीबॉडीज रिस्पांस है, तो फर्स्ट स्टेज में सिर्फ फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, फिर सेकंड स्टेज में जो सिम्टम्स है वो बिल्कुल भी नहीं है, एंटीबॉडीज जो है ना वो फर्दर पैदा हो जाते हैं और एंटीबॉडीज जो है ना वो बहुत क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। फिर जो और वायरस जो है ना उसको थोड़ा कम किया गया है, लेकिन 10 ईयर तक जो है ना ये 10 ईयर तक ये प्रोसेस चलता है और 10 ईयर में ये एंटीबॉडी जो वायरस है वो अपना कुव्वत इतना बढ़ा देता है कि ये जो हमारी एंटीबॉडी है उसको ख़त्म कर देती है, उसको बिल्कुल डैमेज कर देती है और एड्स की सिम्टम्स शामिल हो जाती है। हमारी बॉडी में एड्स जो है ना वो अकर हो सकती है। तो इस इन्फेक्शन है वो इस तरह से अकर हो सकती है। पहले जो स्टेज है वो इनिशियल स्टेज है, फिर इंटरमीडिएट एंड लेटेंट स्टेज है और लास्ट में इलनेस वाला स्टेज होता है जिसकी वजह से फिर डेथ अकर हो सकती है। ये है द एक्यूट HIV सिंड्रोम। फॉलो 3 to 6 वीक्स फॉलोइंग प्राइमरी इन्फेक्शन। अगर HIV इन्फेक्शन हुआ है और जो एक्यूट है मतलब बहुत जल्द ही पेशेंट को ख़त्म करने वाला इन्फेक्शन है, बहुत जल्द ही उसका इम्यून सिस्टम ख़त्म कर देता है, डैमेज कर देता है, तो क्या होता है, अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये एक नॉर्मल बॉडी है तो उससे ये बहुत चेंजेस आ जाती है बॉडी में। जो सिस्टमेटिक है तो उसमें फीवर होता है, वेट लॉस होती है,
पुअर एपेटाइट होती है, पेरेंजाइटिस होती है, यानी पेरेंजाइट जो फेरिंक्स में उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, माउथ में सोर्स होते हैं, थ्रश होता है, एसोपेगस में सोर्स होते हैं, मसल्स जो है ना वो मसल एक होता है, मलेजिया होती है, लीवर एंड स्प्लीन इस तरह से बन जाते हैं। और जो गैस्ट्रिक है तो वो जो स्टमक है वो नाजिया होती है, पेशेंट को नाजिया फील करती है, स्किन में रैश, स्किन पे इस तरह से कुछ रैशेस आ जाते हैं, लैम्प नोड्स लिम्फोडेनोपैथी हो जाती है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या सेंटर में क्या होता है, मलेजिया होती है, मलिश होती है, हेडेक होती है एंड न्यूरोपैथी होती है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स है एक्यूट HIV इन्फेक्शन के। चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में इसका हम डायग्नोसिस, कंफर्मेशन एंड कॉम्प्लिकेशन वगैरह को पढ़ेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन को भी पढ़ेंगे कि किस तरह से एक पेशेंट को इंटरवेंट करना है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे साथ एक चैप्टर था, एक पूरा कंप्लीट चैप्टर था ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।